हेलो ऑल। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है कि यूरोपियंस इंडिया में कब कब आए, कौन कौन पहले आया, कौन कौन बाद में आया और वो क्या देकर गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। और अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया में कौन आया तो आप बोलेंगे पोर्चुगीज सबसे पहले क्या है इंडिया में आए। ठीक है, होता क्या है 1486 एडी के अंदर जो पोर्चुगीज सेलर है बार्थोलोमे डेस, ये केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका के अंदर उसको खोज निकालता है। ठीक है, डिस्कवर करता है और वहीं से बाद में इंडिया की तरफ से एक रास्ता इनको मिल जाता है। अगर हम बात करें केप ऑफ गुड होप की तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मैप बनाते हैं, वर्ल्ड मैप बनाते हैं। ये अपना नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और अगर हम बात करें ये अपना अफ्रीका मान लीजिए और इस तरीके से ये हो गया यूरोप। तो आप देखेंगे ये क्या है केप ऑफ गुड होप और आगे जाएंगे इस तरीके से तो ये इंडिया आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या है केप ऑफ गुड होप में यहाँ पे बार्थोलोमे डेस ने यहाँ पे खोजा, एक पोर्चुगीज जो सेलर था उसने इसको क्या किया डिस्कवर यहाँ पे किया। उसके बाद से इंडिया आना बहुत क्या हो गया ईजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसके बाद में वास्को डिगामा, अगर हम बात करें वास्को डिगामा सबसे पहले क्या है इंडिया का एक पोर्चुगीज कहते हैं यहाँ पे सेलर था। वास्को डिगामा इंडिया आया कब, कैलिकट पहुंचा ये मई 1498 एडी के अंदर। ठीक है, और कैलिकट के जो हिंदू रूलर था उस टाइम पर जामोरिन, इसने उसका बहुत ज्यादा क्या किया स्वागत किया, वेलकम किया और यहाँ पर वास्को डिगामा अपने साथ में स्पाइसेस वगैरह लेकर गया और 60 से 70 गुना उन्होंने पैसा कमाया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। और 1502 के अंदर फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई कहां पर, कोचीन में। अब खास बात क्या है, ये जो फैक्ट्री है इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्चुगीज यहां पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब स्पाइसेस हुआ और भी चीजें हुई वो यहां पे खरीद रहे हैं, इनके अंदर स्टॉक कर रहे हैं और फिर यहां पर अपने जो पोर्चुगीज जहाज है शिप है उनके अंदर डाल रहे हैं और पोर्चुगल में जाकर बेच रहे हैं। तो यहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही ब्रिटिशर्स अगर कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर भी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 1505 एडी के अंदर किंग ऑफ पोर्चुगल अपॉइंट करते हैं गवर्नर इन इंडिया फॉर 3 ईयर टर्म के लिए। अगर हम बात करें कि ताकि वो क्या कर सके, जो पोर्चुगीज की पावर है इंडिया के अंदर कैसे कैसे सेटल डाउन होगी उसको स्टैब्लिश कर सके। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले अगर आपसे पूछेंगे पोर्चुगीज गवर्नर कौन स्टैब्लिश होता है, आप बोलेंगे फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया, इसको अपॉइंट किया। द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर वाज आस्क्ड टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। अब अल्मीडिया's vision was to make the Portuguese the master of Indian Ocean. His policy was known as the Blue Water Policy. देखिए, और इन्होंने यहाँ पर कार्टेज और कॉन्वॉय सिस्टम स्टैब्लिश किया। अभी कार्टेज और कॉन्वॉय सिस्टम क्या है समझिएगा, ये पोर्चुगीज ने स्टैब्लिश किया। पोर्चुगीज ने कहा कि अगर आपको इंडियन ओशियन में ट्रेड करना है तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा पोर्चुगीज से और वो परमिट लेने के बाद आप ट्रेड कर पाएंगे। मतलब और परमिट कैसे मिलेगा, आपको फीस अदा करनी का फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज कार्टेज सिस्टम। अगर कॉन्वॉय सिस्टम ये है कि अगर मान लीजिए आपको ट्रेड करना है और आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पायलट्स वगैरह आपके ऊपर अटैक कर दे, आपका माल वाल ले जाए। ठीक है, तो हम आपके साथ में 1-2 जहाज भेजेंगे और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये था कॉन्वॉय सिस्टम यहाँ पे, और ये बड़ा ही मतलब बहुत ही ज्यादा अपने टाइम से आगे था। तो कार्टेज सिस्टम और कॉन्वॉय सिस्टम। कार्टेज सिस्टम, कार्टेज मीन्स परमिट। For this Indian and Arab ships were charged a fee and given permit to the trade in the sea. उनसे एक फीस ले लेते थे और फिर बाद में उस परमिट को दिखा के वो आराम से क्या कहते थे ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट है कॉन्वॉय सिस्टम। यहां पर देखिएगा इट इन्वॉल्व्ड ए ग्रुप ऑफ लोकल मर्चेंट शिप टू अकम्पनी इट फॉर इट्स प्रोटेक्शन। इट हैड 2 फंक्शन, 2 फंक्शंस थे, टू प्रोटेक्ट दिस शिप फ्रॉम द पायरेट्स, कि पायरेट्स से इन शिप को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा टू इंश्योर दैट नो शिप ट्रेड आउटसाइड द पोर्चुगीज सिस्टम, और पोर्चुगीज सिस्टम क्या करेगा उससे आउटसाइड जाके कोई यहाँ पे ट्रेड ना कर पाए, मतलब उनके कंट्रोल में ही रहे। ठीक है, तो दोनों फायदा हो गए यहां से। अब इसके बाद में आते हैं पोर्चुगीज गवर्नर, उनका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अगर हम बात करें हु सक्सीडेड अल्मीडिया एज द पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट एंड, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो रियल फाउंडर है इंडिया के अंदर पोर्चुगीज पावर का वो कौन है, तो आप बोलेंगे क्या यहाँ पे अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। और इसने ही क्या किया था, गोवा को एक्वायर किया था 1510 के अंदर सुल्तान ऑफ बीजापुर से।
और फिर यहां पर हम बात करें निन्नो दा कुन्हा, जो नेक्स्ट गवर्नर आया, इसने कोचीन की जगह गोवा को क्या किया, अपनी कैपिटल स्टैब्लिश किया कब, 1513। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्चुगीज ने गोवा को कब अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की, तो आप बोलेंगे 1530 के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल। और उस टाइम पे पोर्चुगीज गवर्नर कौन था, निन्नो दा कुन्हा। अब खास बात क्या है, इंटरेस्टिंगली द पोर्चुगीज द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इंडिया वर आल्सो द लास्ट टू लीव दिस लैंड। इट वाज 1961 बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया captured Goa, Daman and Diu. The governor of Portuguese in India signed instrument of surrender कब, 19 दिसंबर 1961, और लिबरेटिंग कर दिया, हमने गोवा को लिबरेट कर दिया कब, 450 ईयर्स क्या गुलाम रहा, मतलब अगर रूल रहा, अगर हम बात करें गोवा, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसको अपने अंदर मर्ज कर लिया, इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया। अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं पोर्चुगीज का, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, टोबैको कल्टीवेशन ये इंडिया में लेकर आए। पपाया हुआ, लीची हुआ, ऑरेंज हुआ, पोटैटो, पीनट, कैशू, आलमंड, ये सब यहाँ पर लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने गोवा के अंदर स्टैब्लिश की का 1556 के अंदर। अगर हम बात करें मैरीटाइम ट्रेड और सुपरमेसी ओवर सी हम लेकर आए, कार्टे सिस्टम से इन्होंने एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे बात करेंगे। दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु वर रिस्पांसिबल टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, पहले यूरोपियंस से जो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर लेकर आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोर्चुगीज के बाद में कौन आया, तो आप बोलेंगे डच आए। ठीक है, अब डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खास बात क्या है, पोर्चुगीज की जो कंपनी थी उसका नाम भी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। डच की बात करेंगे तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पर केवल ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी फेमस हो गई थी, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी अगर बात करें, लेकिन ब्रिटिशर्स की फेमस, दैट्स वाई हम क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को हम करते हैं कि भाई रिलेट की ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है, कब यहाँ पे कब बनी है, मार्च 1602 के अंदर। द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर, मसूलीपट्टनम, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में, 1605 के अंदर। इन 1759 इंग्लिश डिफीटेड द डच इन बैटल ऑफ बिदारा, बंगाल के अंदर हटा दिया, और इनकी जो एम्बिशियंस थे डच के वो सब खत्म कर दिए, सब कुछ कर दिए, खत्म कर दिए, एक्वायर कर लिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं तीसरे जो इंग्लिश है। देखिए होता क्या है, दिसंबर 31 1600 एडी के अंदर जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, उन वहां पर लंदन के बहुत सारे जो मर्चेंट है उनसे एक चार्टर क्या कहता है इशू करवाते हैं, इशू करती है वो, और एक कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं। उस कंपनी का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए ये एक्चुअल में उस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नाम ये है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इन 1602 कैप्टन विलियम हॉकिंस रवाना होते हैं अपने शिप हेक्टर को लेके और सूरत पहुंचते हैं, और यहाँ पर एक टेम्पररी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। ध्यान रखना, सूरत में गए और टेम्पररी फैक्ट्री, अब इस फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, केवल ट्रेडिंग हो रही है। अब होता क्या है, कैप्टन हॉकिंस जाता है कहाँ पे, कोर्ट ऑफ जहांगीर में, कब, अप्रैल 1609 के अंदर, और यहाँ पर उनको उपाधि टाइटल देता है कौन, जहांगीर, 400 मनसब या इंग्लिश खान के नाम से, कैप्टन हॉकिंस। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में, किसके कोर्ट में गया था, तो आप बोलेंगे जहांगीर के कोर्ट में गया था। ठीक है, अब खास बात होता है कि इसको फैक्ट्री के लिए परमानेंट लैंड चाहिए होती है, लेकिन मिल नहीं पाती ड्यू टू पोर्चुगीज क्या करते हैं, अपोज करते हैं इस चीज का। लेकिन यहाँ पर ये 1611 के अंदर मसूलीपट्टनम में एक परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं। अब होता क्या है, 1612 के अंदर कैप्टन थॉमस बेस्ट है, वो क्या करते हैं, पोर्चुगीज को हरा देते हैं इन द सी ऑफ सूरत की बात करें, और यहां पर जहांगीर इंप्रेस होता है और ग्रांटेड कर देता है परमिशन की, जाओ आप सूरत में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लो। तब जाके थॉमस एडवर्ड के अंदर यहां पर 1613 के अंदर सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी, तो देखो अगर क्वेश्चन पूछे कि परमानेंट है तो क्वेश्चन जाएगा, आंसर जाएगा मसूलीपट्टनम। अगर पूछा कि फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश की थी तो आंसर चल जाएगा केवल आपका सूरत। ध्यान रखना है यहाँ पे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1615 के अंदर सर थॉमस रॉ द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अगर हम बात करें किंग जेम्स फर्स्ट है, उनके जो एम्बेसडर कौन थे जो कहां पर आए थे, जहांगीर के कोर्ट में। देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर के कोर्ट में फर्स्ट ब्रिटिशर्स कौन आया था, अंग्रेज कौन आया था, तो आंसर क्या चल जाए, कैप्टन हॉकिंस। लेकिन अगर क्वेश्चन ही पूछे कि किंग जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर कौन आया था, तो थॉमस रो। दोनों अलग अलग क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो जहांगीर कोर्ट में आए एंड 3 साल के लिए वहां पे आराम से रहा, देखा भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देन यहाँ पे आगे चलते हैं।
देखो इंग्लिश कंपनी की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई तब वहां पे गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उन्होंने एक गोल्डन फरमान इशू किया। मतलब यहाँ पर कि जो भी ट्रेड वगैरह करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई भी टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इनकी जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग हुई। द इंग्लिश कंपनी पोजीशन वाज इंप्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान इशू टू देम बाय द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। कब? 1632 they earned the privilege of trading freely in the ports of Golconda. In 1639 AD, the British got Madras on lease from the ruler of चंद्रगिरी। 1639 AD के अंदर ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया, कहां पे? रूलर ऑफ चंद्रगिरी से। और यहीं पर इन्होंने क्या किया? सेंट जॉर्ज को एस्टैब्लिश किया। सेंट जॉर्ज एक फोर्ट बनाया। अब कहेंगे सर फोर्ट क्यों बनाया इन्होंने? देखिए इन्होंने कहा कि देखो हमारा माल है, कोई ले जाएगा, कोई लूट लेगा, तो इसको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ 4-5 दीवारें बना देते हैं, बाकी तो आप तो राजा तो आप ही हो। तो सब ने परमिशन दे भी थी यहाँ पे। अगर हम बात करें हुआ तो होता क्या है आगे, किंग चार्ल्स अगर हम बात करें सेकंड की जो शादी है वो पोर्चुगीज जो किंग है ब्रिगेंजा उसकी बेटी कैथरीन से हो जाती है। और बॉम्बे अगर हम बात करें, बॉम्बे पहले पोर्चुगीज के अंडर कंट्रोल में था, लेकिन ये शादी जैसे ही होती है तो ब्रिगेंजा जो है मतलब पोर्चुगीज किंग ब्रिगेंजा वो डाउरी के अंदर पूरा का पूरा बॉम्बे किसको देता है? ब्रिटिशर्स को देता है। मतलब किंग चार्ल्स अगर हम बात करें सेकंड को देता है। और किंग चार्ल्स सेकंड भी 1669 एडी के अंदर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं एनुअल अगर हम बात करें रेंट पे 10 पाउंड्स पे। और यहाँ पर जो ओइगार है इसको एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जो इस बॉम्बे विलेज को क्या करता है? अर्बनाइज करता है। तो ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉम्बे विलेज को अर्बनाइजेशन जो हुआ उसमें किसको किताब बोलेंगे? ओइगार करके एक ऑफिसर था, उसको एस्टैब्लिश किया गया यहाँ पे। अब इन 1698 द इंग्लिश सक्सीडेड गेटिंग द परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ 3 विलेज। 3 विलेज की जमींदारी। इनको जमींदारी का मतलब ये होता है कि पूरा वहाँ पे टैक्स वगैरह देखना, सब कुछ लैंड का मैनेजमेंट करना, वो काइंड ऑफ जमींदारी। ठीक है। विलेज ऑफ द सुतनाती, गोविंदपुर, कालीकत फ्रॉम देयर ऑनर्स, उनके ऑनर्स है। और कितना पेमेंट में? 1200 रुपए के। दीज 3 विलेजेस डेवलप हियर द सिटी ऑफ कलकत्ता। और यहीं से क्या बना? कोलकाता बन के आया। द क्रेडिट ऑफ फॉर एस्टैब्लिशिंग द सिटी ऑफ कलकत्ता गोज टू जॉब चार्नॉक को यहाँ पे करता है। और इन 1700 एडी फोर्ट विलियम को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है। कहाँ पे? कोलकाता में। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फोर्ट विलियम कहां पर है, फोर्ट जॉर्ज कहां पर है, तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम कहां पर है? यहां पे कोलकाता में। और बात करें कि कोलकाता को एस्टैब्लिश करने के लिए किसको जाता है? जॉब चार्नॉक को यहां पे जाता है। कैलकाटा एंड बिकेम सेंटर ऑफ ऑल द सेटलमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम कौन था? सर चार्ल्स वायरे, अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब होता क्या है, सबसे ज्यादा फायदा होता है फर्रुख सैयद के फरमान से। यहाँ पर क्या करता है एक्चुअल में, फर्रुख सैयद कोई बीमारी से, कोई डिजीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और होता क्या है यहाँ पे, द डेलीगेशन ऑफ कंपनी हेडेड, तो जॉन सरमन के डेलीगेशन के अंदर कोई आदमी होता है, डॉक्टर, इसका नाम होता है डॉक्टर हैमिल्टन। ठीक है, ए डॉक्टर नेम्ड हैमिल्टन वाज आल्सो इन द डेलीगेशन। अब हैमिल्टन जो है ना वो फर्रुख सैयद की जो डिजीज होती है उसको सही कर देता है। और यहाँ पर फर्रुख सैयद बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि बताओ क्या दें आपको, बताओ हम तो राजा हैं, जो बोलोगे दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये प्रिविलेज मांगते हैं। ठीक है, प्रिविलेज के नाम पे बोलते हैं कि हमको क्या कर फ्री ट्रेड करने के लिए बोलो, उसके लिए हमें परमिट इशू करो। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी ट्रेड करती थी, इंपोर्ट कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, तो उसको क्या लग रहा था वहां पे, उसको कुछ फीस देनी पड़ती थी। तो मतलब ऑफकोर्स अगर फीस देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो टैक्स हमारा माफ कर दो। तो यहाँ पे फर्रुख सैयद ने एक फरमान निकाला कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी क्या ट्रेड करेगी तो उसको दस्तक इशू होगा, मतलब एक परमिट इशू होगा, और वो परमिट दिखा देंगे तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहीं पे ये क्या हुआ, और ये दस्तक जो है ये कब इशू किया गया? 1770 एडी के अंदर ये फरमान इशू किया गया। इसमें फरमान में कहता राइट टू कैरी टैक्स फ्री ट्रेड बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। और इन्होंने बोला कि सूरत वॉज ऑल्सो टैक्स फ्री, उसको भी कर दिया टैक्स फ्री। बस केवल कितना देने पड़ेंगे? 10,000 एनुअली यहाँ पर देने पड़ेंगे। अगला, द कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी वुड बी वैलिड इन इंडिया और इन द मुगल एम्पायर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर कॉइन थे वो मुगल एम्पायर में चलेंगे। द कंपनी वॉज परमिटेड टू इशू 10 तक पासेस, फ्री पासेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद में इंग्लिश के बाद में आते हैं डेनिश, जो कहाँ के थे? डेनमार्क के। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश हुई थी 1616 एडी के अंदर। ठीक है, इन 1620 दे फाउंडेड ए फैक्ट्री ट्रैंकुबार नियर तंजौर, तमिलनाडु में स्टैब्लिश हो गया अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, द डेनिश फैक्ट्री वर सोल्ड टू द ब्रिटिशर्स कब? 1845 के अंदर इन्होंने ब्रिटिशर्स को भेज दिया। देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे गए, सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि पहले पोर्चुगीज आए, फिर आप डच आए, फिर बाद में इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना किसने कहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। दैट्स वाई हमने एक सीक्वेंस बनाया। अब हम बात करते हैं फ्रेंच की। लुइस 14 जब किंग थे तो उनके फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, और उन्होंने यहाँ पर एक
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया कब? 1664 के अंदर, और 50 ईयर के लिए बोला कि मोनोपोली, जाओ तुम 50 साल तक क्या करोगे, अकेले ही क्या करोगे, इंडिया के साथ में पूरा ट्रेड करोगे और पैसिफिक ओशन में तुम्हारा ही रहेगा ट्रेड पूरा का पूरा। In 1667, फ्रांसकोइस कॉरेन headed the expedition to India, setting up a factory कहाँ पर? सूरत में establish कर लेते हैं यहाँ पे। In 1673, शेर का लोधी, the governor of Valikondapuram, under the Bijapur Sultan, granted Francois Martin a piece of land for a factory in Puducherry, और बाद में ये क्या बना? पौंडुचेरी बना। ये गांव क्या करा बाद में? पौंडुचेरी बना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो पुडुचेरी विलेज है वो कहाँ पे और किसने दिया, तो आप बोलेंगे शेर खान लोधी, गवर्नर ऑफ वालिकोंडापुरम, जो बीजापुर सुल्तान के अंडर था। इनसे 1701 AD द फ्रेंच मेड पौंडुचेरी देयर हेडक्वार्टर, मतलब इन्होंने कैपिटल एस्टैब्लिश कर दी। कई बार आपसे पूछेगा कि अगर बात करें कि इन्होंने कैपिटल कब बनाया पौंडुचेरी को, तो आप बोलेंगे 1701 AD में। एंड इट्स फर्स्ट गवर्नर वाज फ्रांसिस मार्टिन, जो अगर बात करें फ्रांसकोइस मार्टिन, यही थे फ्रांसकोइस मार्टिन, यही सेम के सेम यहाँ पे गवर्नर बने। नेक्स्ट होता है यहाँ पे इन 1742 जोसेफ फ्रांसकोइस डुप्ले, अगर हम बात करें, आपने डुप्ले का नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स ये वही डुप्ले है, केम टू पौंडुचेरी एज फ्रेंच गवर्नर। ही वाज वेरी एम्बिशियस एंड इंपेरिस्टिक गवर्नर, मतलब बहुत साम्राज्यवादी था, इसको फ्रेंच अगर एम्पायर था उसको बढ़ाना था। He started interfering in Indian politics, as the result of which Britishers also started interfering in Indian politics, and finally a war broke out, that Anglo-French conflict, और इसको बोलते हैं कर्नाटक वॉर। एक्चुअल में क्या हुआ था, देखिए कर्नाटक की बात करेंगे, वहाँ पे कर्नाटक अगर मॉडर्न डे कर्नाटक बोल रहे हैं, लेकिन कर्नाटक ही है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते हैं अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स किसी को किंग बनाना चाहते हैं और इधर से फ्रेंच किसी को किंग बनाना चाहते हैं और फ्रेंच वाला किंग बनेगा, तो किसको बेनिफिट रहेगा? वो फ्रेंच वालों को देगा। तो दैट्स व्हाई इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया। द डच कैप्चर्ड पौंडुचेरी इन कब? 1693। ऑल्दो द ट्रीटी ऑफ फ्रेशेक, अगर हम बात करें नीदरलैंड्स में, कंक्लूडेड इन सितंबर 1697, रिस्टोर पौंडुचेरी टू फ्रेंच, वापस फ्रेंच के पास में आ गई थी, बीच में चले गई थी, इसके बाद डच के बाद में। अब यहाँ पे 3 वॉर होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, अगर हम बात करें, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746-48 के अंदर हुआ, ऑस्ट्रियन सक्सेशन क्वेश्चन, और द वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन अमेरिका। यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों उनके ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच में लड़ाई चल रही थी अमेरिका के अंदर, और ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन को रिगार्डिंग यहाँ पर हुआ। और ये कब खत्म हुआ? बाय द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल 1748 के अंदर बात करें। डिफीट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द नवाब ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर ब्रिटिशर्स और नवाब दोनों के कर्नाटक वो हार चुके थे, अगर बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1748 से लेकर 54 तक, इंटरफेरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय बोथ कंपनीज, ये अपने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी ये मामला क्या खत्म हो गया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को काफी अच्छी पोजीशन मिली। थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करें 1756 के लिए 63 के बीच में हुआ। यूरोप का 7 ईयर वॉर आपने सुना होगा, वो यहाँ का रीजन था, चलता रहा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लड़ रहे थे। बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस ये क्या हुआ? 1763 में खत्म हो गया और डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, और फ्रेंच ब्रिटिश यहाँ पे क्या हुआ? विक्ट्री यहाँ पे उनको मिली, ठीक है। तो मेजरली आपको यहाँ पर ये पूरे के पूरे पता लग गए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगर हम बात करें पावर, ब्रिटिश पावर्स की किस तरह से राइज हुई है इंडिया के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच।